and welcome to Maluka IAS. So let's start for today. First question for the day is, with reference to Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statements. So first come first, यहाँ से हमें इनपुट क्या लेना है? यहाँ से हमें इनपुट ये लेना है कि जो भी इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं हमें उनको अच्छे से कवर करके जाना है, और बैंक्स में भी हमें क्या क्या कवर करना है, उसके फीचर्स क्या है. अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं एक आपको होमवर्क दे रही हूँ. आपको क्या करना है, देयर आर 3 बैंक्स, ADB, AIIB एंड NDB. आपको अच्छा ये अभी मैं करवा दूंगी तो इसको करो कट. आपको ADB एंड NDB पढ़ना है. पढ़ के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि अब क्या क्या बताना है आपको. फर्स्ट, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. सेकंड, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है. थर्ड, मेंबर नेशंस कौन कौन है. फोर्थ, मेंबर नेशंस का शेयरिंग क्या है. ये आपको करना है. अब आप बोलोगे कि जब टाइम मिलेगा तब कर देंगे, तो वो टाइम मिलेगा के चक्कर में ये रह जाने वाला है. अब कुछ नहीं होगा, 5 मिनट लगने हैं, बट आपको याद हो जाएगा. मुझे पता चल जाएगा कि आप साथ में अच्छे से कर रहे हो या नहीं. ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में मेरे को ये चारों चीज़ें बतानी है. किस किस की, NDB एंड ADB. ठीक है, इट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, सो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. हाँ, इनपुट हमें यहाँ से क्या मिला, ये कि हमें इंपॉर्टेंट बैंक्स को करना है. धीरे धीरे मैं करवाऊंगी. अभी कितने बोल दिए मैंने, 3 हमारे कवर हो जाएंगे. एक मैं करवा रही हूँ, 2 आप करोगे. ठीक है, सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस. नंबर याद नहीं रहता तो हम क्या सोच रहे हैं, चलो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें आती नहीं, आगे देखते हैं. सेकेंड, इट इज सेइंग इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. अब मैं आपको बता दूं, अब मैं बता देती हूँ मैंने कैसे याद किया हुआ है. AIIB है ना, तो मैंने इसका किया है उल्टा, BI से मैंने याद किया है बीजिंग. सो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है. अब क्योंकि वो बीजिंग में है तो उस पर किसका ये बोल सकते हो उसका बॉस कौन होगा. देखिए, शेयर तो सबका होगा, बट एक हो जाता है ना कि बॉस है. जैसे कि वर्ल्ड का बॉस कौन बनता है, US से. ऐसे ही AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, उसका बॉस कौन बनना चाहेगा, चाइना. जब इसका बॉस चाइना बनना चाहेगा तो मुझे ये बताइए, वो इंडिया को शेयर देगा. इंडिया को बोलेगा नहीं, लार्जेस्ट शेयर आप ले जाइए, ऐसा नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्या हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं. हम आ गए 50-50 की रेशियो में. 50-50 की रेशियो में हम आ गए हैं. दैट मीन्स 100% ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. चांसेस हैं 50% चांसेस हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया. हैशटैग एलिमिनेशन रूल आप खुद से बना लीजिए कौन से नंबर का होगा, कि एक्सट्रीम वर्ड्स जो है 90% वो क्या होगा, इनकरेक्ट. ठीक है, 90% जब वो इनकरेक्ट होगा तो 10% में करेक्ट कब होगा, जब आप 100% श्योर हो. सो ये बोल रहा है कि आउटसाइड एशिया से कोई मेंबर नहीं होगा. अब मुझे आप ये बताइए, बैंक जो है वो काम कैसे करता है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है. बैंक का मेन प्रिंसिपल है कि उसको सबसे पहले तो ये देखना है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डिपॉजिट्स. जितने ज़्यादा डिपॉजिट्स उसके पास आएंगे उतना ही ज़्यादा वो लैंडिंग करेगा. अब ये देखिए, ये बैंक है, यहाँ से क्या आ रहा है, डिपॉजिट्स. यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लैंडिंग. अगर ये डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा होगा तभी ये लैंडिंग ज़्यादा हो सकेगी. जब ये लैंडिंग ज़्यादा होगी तो इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा.
जब इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा दैट मीन्स इनको भी रिटर्न मिलेगा। सो फर्स्ट ये जो फ्यूल है हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब क्या ऐसा हो सकता है, जो ब्रिक्स के जो नेशन हैं उन्होंने अपना सोचा है कि हम एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाना चाहते हैं, बस हम 5 ही इसके मेंबर रहेंगे, ठीक है, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम 5 ही इसके मेंबर रहेंगे। तो अब कोऑपरेटिव बैंक वाला केस हो जाएगा, तो 5 अपने खुद के ही अपने सोर्सेज से शेयर लेके आओ, अपना शेयर लगाओ और जो है खुद से ही अपनी जो है सेल्फ सफिशिएंसी, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो बैंक ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि पैसा हमारे सबके पास से आए, ज़्यादा हम उसको यूज़ करें, बाकी भी उसका बेनिफिट उठाए, ठीक है। तो इसीलिए इस मेथड पर हम क्या कर रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज AIIB इस प्रिंसिपल पर काम नहीं करता। उन्होंने बोला है वी आर ओपन फॉर ऑल। ऑल मीन्स जो कंट्रीज यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। सो अगर यूनाइटेड नेशन का पार्ट है दैट मीन्स वो डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ हैं, उनका अपना एक शेयर है, तो वो कोई भी कंट्री अगर AIIB की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकती है। सो इफ़ सेकंड तो हमने पहले ही कर दिया था, ठीक है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो ये तो बचता क्या है, A1 ओनली, ठीक है। अब जो है AIIB के एग्जैक्ट जो है मोर देन 80 मेंबर नेशन उस टाइम पर नहीं थे, बट कभी कभी UPSC के कीज़ में, उनकी स्टेटमेंट्स में कंट्रोवर्सी रहती है। सो उसमें तो हमें नहीं जाना है, बट हमें फैक्ट्स में भी नहीं जाना है। बस मैंने बता दिया AIIB क्या है और ये किस तरीके से ये बना या इसके प्रिंसिपल क्या है, बट आपको ये याद समझना है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज A1। हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements. It is saying purchasing power parity, exchange rate, they are calculated by the prices of same basket of goods and services in different countries. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि PPP होता क्या है। PPP में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को लेते हो और उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में आप विद डिफरेंट कंट्रीज़ जो है आप कंपैरिजन करते हो। एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कॉफ़ी। मान लीजिए जो कॉफ़ी है वो इंडिया में वो मिलती है 1 कप ऑफ कॉफ़ी 20 रुपीज़, USA में यही कप ऑफ कॉफ़ी मिलता है $2 में। सो कॉफ़ी के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया और USA के बीच में देखें तो हमारा आ जाता है कि जो $1 है इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे आप। अब हमने किस में कंपैरिजन किया, 1 कमोडिटी के बीच में। OECD के अकॉर्डिंग $1 इज़ इक्वल टू 17 रुपीज़ एट PPP। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को ले रहे हैं और उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में हम बेसिकली जो है काफ़ी सारी कमोडिटीज़, इक्वल कमोडिटीज़ लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया है कॉफ़ी, हमने ले लिया सॉल्ट, शुगर, इस तरीके से ये 3 कमोडिटीज़ ले ली। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रही हूँ। आप देखोगे इंडिया में इन 3 कमोडिटीज़ का प्राइस क्या है। ऐसे ही आप यही कॉफ़ी, सॉल्ट एंड शुगर आपने USA में ली है और आपने देखा है उसका प्राइस क्या है। तो आप ये इंडिया का हो गया, ये USA का हो गया, इनका कंपैरिजन करते हो कि इंडिया में ये तीनों चीज़ें मिलकर कितने रुपए में आ रही हैं, USA में ये 3 थिंग्स जो हैं वो मिलके कितने $, में आ रही हैं। उसके कंपैरिजन पर हम देखेंगे कि $1 जो है वो कितने रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो है इसी के बेसिस पर OECD ने बोला है कि ये $1 इज इक्वल टू 17 रुपीज़ एट PPP। बस बेसिकली क्या है, कंपैरिजन का मेथड है बिटवीन द कंट्रीज। सो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है एंड दिस इज द करेक्ट
अब जो है हम आ जाते हैं नेक्स्ट. इट इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी. यहाँ पर इफ यू नो तो आप अटेम्प्ट करोगे, वरना नहीं करोगे. बट 50-50 वाला रूल भी इस क्वेश्चन पर अप्लाई होता है, बिकॉज इफ वी नो वन इज करेक्ट, सो या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा. ये दोनों आंसर नहीं होंगे. हम आ गए 50-50. दैट मीन्स अटेम्प्ट तो करना है. अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या किया है. अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और बताना है कि इसका जो है आंसर क्या है. ठीक है, 50-50 में देखते हैं कि आपके जो है गेस वर्क चलता है या नहीं. यूपीएससी में क्या है कि वही कि आउट ऑफ 100 आपको 40 क्वेश्चन अराउंड जो है वो लगेगा कि हाँ 40 क्वेश्चन में हम 100% श्योर हैं. बट उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपने उसके बाद के जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है वो अटेम्प्ट कैसे किया है, वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ किया है या नहीं. तो वैसे हो जाता है. अब जो है हम बचते हैं ये दो ऑप्शंस के बीच में. अब ये उस टाइम पे 2019 में ये न्यूज़ में था कि इंडिया जो है एट पीपीपी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है. अब क्योंकि ये अगर ऐसे हो जाता है तो हाईलाइट अभी सम डेज बैक जो है देयर इज़ अ न्यूज़ कि इंडिया का जो जीडीपी है इट्स प्रोजेक्टेड कि 9.2% का ग्रोथ रेट रहेगा इन 2022. सो अब क्या है कि एक फ्लड आ जाती है. जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, न्यूज़पेपर में आप देखोगे डेली इसकी इंटरप्रिटेशन चल रही है. नहीं ये तो लो बेस इफेक्ट की वजह से है, नहीं ये तो हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, ऐसे है वैसे है. तो इस तरीके से चलेगा. ठीक है, तो वही हो जाता है. तो फिर आपका ध्यान भी जाएगा उस चीज़ पर. ऐसे ही ये न्यूज़ में था 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट है और हमारा आंसर हो जाता है ए 1 ओनली. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ए 1 ओनली. यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मैं आपको बता दूं कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है फॉर 2023 एंड 2024, जिसमें कि आपको गारंटीड प्रीलिम्स एंड अश्योर्ड मेंस जो है वो आपको मिलेगा. ठीक है, और साथ में आप ये सब कुछ जो है फीचर्स जो है देख सकते हो. तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कीजिए. मीडियम का कोई बार नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा. अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू FCI इज MSP एंड बोनस. अब आपको मुझे चलो मैं नहीं बताती हूँ, आपको बताना है मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये बता चुकी हूँ, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ कि MSP जो है उसको अनाउंस कौन करता है और उसको रिकमेंड कौन करता है. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि MSP को कौन अनाउंस करता है और कौन इसको रिकमेंड करता है. ठीक है, हम चलते हैं आगे. अब आप सभी को पता ही होगा जो MSP है उसे MSP के ऊपर क्रॉप्स को प्रोक्योर कौन करता है. तो MSP क्रॉप्स को जो प्रोक्योर करता है MSP प्राइस पर, दैट इज FCI. ठीक है, अब हम समझते हैं कि FCI को कौन कौन सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होती है. सबसे पहले देयर इज FCI. FCI जो है वो बेसिकली क्या करता है, मंडीज में जो MSP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उस MSP पर FCI जो क्रॉप है उसे प्रोक्योर कर लेता है. सो फर्स्ट उन्होंने जो क्रॉप को प्रोक्योर किया है, FCI गोडाउन तक लाने में क्या इन्वॉल्व हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, वैसे ये इंक्लूड कर ली जाती है अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बट इट्स अ कॉस्ट जो कि एक यहाँ सोर्स से यहाँ तक पहुँचने में इनकर होगी. ठीक है, नेक्स्ट जो है FCI अपने गोडाउन में उसको रखता है. गोडाउन में रखने के लिए उसको जो कॉस्ट होती है दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर
जो है मान लो सैलरी दी है, तो इसको जो है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स के अंदर वो इंक्लूड कर दी जाती है। नेक्स्ट जो है जो एफसीआई है, जब उस फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तब उसको स्टेट, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो आइडेंटिफाई करना होता है वो कौन आइडेंटिफाई करता है, स्टेट्स। तो वहाँ पर पहुँचने में भी जो कॉस्ट की जाएगी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी इंक्लूडेड अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है। सो कौन कौन सी कॉस्ट हुई है? पहली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई है, दूसरी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। ये बोल रहे हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? नहीं, दूसरा ओनली आया है। वैसे भी ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके ही आप नहीं कर सकते। सो दिस इज इनकरेक्ट, इसको एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट कॉस्ट, मान लो कि हमने ये एफसीआई ने ये बोरो करके किया है, ठीक है, मान लिया बोरो करके किया है, बट क्या सिर्फ यही कॉस्ट होगी? बाकी की कॉस्ट कहाँ गई? सो ये भी हो जाता है क्या, एलिमिनेट। ठीक है, अब वही आज हमारा वही रूल काम करने वाला है, 50-50। कौन सी कंडीशन में आ गए हम? 50-50। दैट मीन्स ये क्वेश्चन हमें 100% जो है इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो अब जो है हम दो ऑप्शंस के बीच में बचते हैं, दैट इज सी एंड डी। सी इज सेइंग प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स हो रहा था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो रहा है ना। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी हो रहा है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये मत बोलना मैम वो तो, बट उन्होंने ओनली वर्ड नहीं यूज़ किया। जब उन्होंने ओनली वर्ड, देखो ओनली वर्ड नहीं यूज़ कर रखा, दैट मीन्स चांसेस है ये हमारा आंसर हो सकता है, बट दूसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक कर लेते हैं। सो इट इज सेइंग प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहाँ गया? प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इन्वॉल्व था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पे कहीं ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व है? नहीं। सो ये भी होता है एलिमिनेट। हमारा आंसर आता है क्या? सी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो हमारा आंसर हो जाता है सी। ये देखिए, ठीक है। अब जो है एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के लिए। अब मैं कितना इस बात को स्ट्रेस करूं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। किसके लिए? जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो हो ही जाता है, इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 के लिए, फॉर मेंस एंड प्रीलिम में तो इकोनॉमी के 20 क्वेश्चंस, मैं एक्सेजरेट नहीं कर रही हूँ टर्म्स को, 20 to 25 तक भी ये लिमिट पहुँच जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम का 2022 क्रैश कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं 90 डेज़ के लिए, 300 आवर्स के लिए है ये। तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए, स्क्रीन पर आप इसके फीचर्स को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनपुट क्या लेना है? यहाँ से हमें इनपुट क्या लेना है? यहाँ से हमें इनपुट ये लेना है कि हमें अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, काइंड ऑफ होमवर्क। 3 बॉडीज़ मैं आपको दे रही हूँ इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज़ IMF, सेकंड इज़ वर्ल्ड बैंक, थर्ड इज़ RBI। आपको क्या करना है? आपको ये
तीनों जो ये दो इंटरनेशनल बॉडीज़ है और एक ये इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड बॉडी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। आपको इन तीनों के जो है आपको रिपोर्ट्स जो है गूगल करना है कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको एक पेज पर तीनों के नाम लिखने हैं, इनके सामने ये जो जो रिपोर्ट सर्कुलेट करते हैं वो रिपोर्ट के नाम लिख देने हैं, याद करने हैं। और आपने ये काम किया है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे कि आपने किस किस इंस्टीट्यूट की कौन कौन सी रिपोर्ट को इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, मैं अपनी तरफ से इनपुट दूंगी कि हाँ ये इंक्लूडेड है या ये आपने छोड़ दी है, ये आपको इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, अपनी जो है ये 3 इंस्टीट्यूट सिर्फ मैं अभी दे रही हूँ आपको, काफ़ी सारे होते हैं बट धीरे धीरे करेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं होता। ये 3 आपको कर लेने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये देते हैं। सो ये हो गया आपका होमवर्क। इनपुट हमें यहाँ से क्या मिला, कुछ नहीं करना है, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं वो याद कर लेना है। वहाँ से फ्री के 2 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको पता है तो आप कर सकते हो, नहीं पता तो इसमें वो लाइक गैस वर्क लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से कंट्रीज़ की रैंकिंग आई थी। अब मैं आपको बता दूं कि सीसेट का कोर्स आदित्य सर ले रहे हैं, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए और जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो रिगार्डिंग द कोर्स। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब एक बात और बोल दूं मैं आपको, एक मेथड है लाइक करने का, अगर आपको सुटेबल लगता है तो आपको भी इसको अडोप्ट करना चाहिए। सो मेथड इज़ दिस कि आप जितना अपने पेपर को गंदा कर सकते हो कर लीजिए। गंदा इन द सेंस कि आपको सर्कल करना है, आपको अंडरलाइन करना है। उससे पता है क्या होता है कि उससे आपका माइंड प्रोग्राम करता है, थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, आपको चीज़ें दिखने लग जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, इसको एज इट इज़ रखोगे तो ये गलतीज हो जाती है। लाइक कि जो कीवर्ड है नोट, इनकरेक्ट, आप क्या करते हो, सही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, करेक्ट आप ऑप्शन चूज़ कराए हो, बट डायरेक्टिव उसमें था इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हो जाता है। अब दे आर सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब ये याद करना, 10 सब इंडेक्स हैं उसके, 10 के 10 सब इंडेक्स को याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको या तो क्वेश्चन छोड़ देना है, बट मैं हूँ तो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, इसीलिए फिर क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। ठीक है, अब अगर मेरे सिखाने के बाद ये एलिमिनेशन टेक्निक्स आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो डिसरिस्पेक्ट है किसकी, मेरे सिखाए हुए काम की। सो इसीलिए डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। अब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि आपको बिजनेस जो है वो कैसे करना चाहिए, और वो बिजनेस इजी कैसे हो सकता है। वो इंडेक्स हमने बनाए हुए हैं, उनमें हम आपको रैंकिंग देते हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहे हो अपने इकोनॉमी में। सो लास्ट से शुरू करते हैं, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अब मुझे बताइए, आपको बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो है एक लैंड परचेज करोगे, मीन्स प्रॉपर्टी लोगे। जब आप प्रॉपर्टी लोगे तो आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अब अगर उस रजिस्ट्री में कम से कम टाइम लगता है और वो हैजल फ्री है, दैट मीन्स आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो। ठीक है,
सो रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी एक सब इंडेक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हाँ आप बिजनेस इजीली कर पा रहे हो या नहीं। सो ये क्या है? करेक्ट है, ये सब इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, जब आपने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद जो है आप करोगे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन। अब अगर आपको कंस्ट्रक्शन परमिट इजीली मिल जाते हैं तो आपके लिए सही होगा, अगर नहीं मिलते दैट मीन्स बिजनेस करना इजी नहीं है। तो ये भी क्या है? एक सब इंडेक्स, एक इंडिकेटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेइंग टैक्स। अब देखिए मुझे बताइए, अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट जो है इफ़ इट इज़ सो मच हाई, सो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो बिजनेसमैन है वो डिस्करेज होंगे। मीन्स इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ and out of that 100 rupees you have to pay 35 rupees as a tax. Suppose if you have to pay 35 as a tax, that means आपके पास कितना बचा? Only 65। तो आप क्या होगे? डिस्करेज होगे कि इतना आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसके बावजूद आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ इतना। सो इसीलिए टैक्सेस का रेट क्या है? बहुत हाई है, लो है, बिजनेसेस को वो इफेक्ट करेगा ना, और ये एक सब इंडेक्स हो सकता है, तो ये भी जो है इंक्लूड होगा। सो वैसे तो आंसर आ गया ए, बट उसको चेक भी कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये बिजनेसमैन पर डिपेंड नहीं करता, ना ही ये उनका काम है। वो तो खुद ये एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस को चाहते हैं कि वहाँ पर जहाँ एरिया में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो। ठीक है? सो इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो चेक कर लेते हैं इसको। सो दिस इज द आंसर। अब जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ये 10 इंडिकेटर्स हैं, बट एक अब से वर्ल्ड बैंक ने क्या है कि हम बेसिकली हम बोल रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये उन्होंने एक तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है न्यूज़ में, आप सबने भी पढ़ा होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको अब डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ये रैंकिंग दी जाती थी ये फेयर नहीं थी। ठीक है? अब उसमें हमें नहीं जाना है, हम सिर्फ यहाँ से क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वो जो रैंकिंग निकालती हैं वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सो आई होप कि ये जो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो जो जो मैं बोल रही हूँ तो इस तरीके से आप करते जाइए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।